नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह। साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पटवारी बैच के लिए साइंस आपका चल रहा है। आशा करता हूं कि आपको साइंस भली भांति समझ में आ रहा है। उस लेवल का साइंस पढ़ा देते जिस लेवल की आपको आवश्यकता है नहीं। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन बनना चाहिए, प्रश्न बनना चाहिए। आप प्रश्न बनाओ, अच्छे से पढ़ो, तो आपको लगेगा क्वेश्चन लगाना। देखो, 100% तो कई चीज होती नहीं है। आपको सिलेबस जो पढ़ाया जाएगा, सिलेबस पढ़ाया जाएगा, उसके क्वेश्चन आपको स्वयं लगाने पड़ेंगे, स्वयं एक्स्ट्रा चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 100% तो कोई भी एकेडमी, कोई टीचर नहीं दे सकता। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन नहीं लगाते, समझ रहे हो? और क्वेश्चन नहीं लगाते तो इसलिए हम क्या है, पीछे। और सामने वाला व्यक्ति हम लोगों से ज्यादा क्वेश्चन लगाता है। तो सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा टाइम बचानी है। बायो आपकी खत्म हो चुकी है, लगातार बायो की क्वेश्चन लगाओ। एक एक दिन में लगभग बायो के 300 से 400 क्वेश्चन लगाओ। कोई भी किताब ले लो, अरिहंत की ले लो, पुणेकर की ले लो, लूसेंट ले लो, कोई भी किताब ले लो, घटना चक्र ले लो, पीएससी की घटना चक्र आती है, कोई भी किताब ले लो, उसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसे सेल पढ़ाई, सेल के ऑब्जेक्टिव लगाओ, समझ रहे हो? मैंने डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया, तो डाइजेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव लगाओ। तो मोस्टली बेटा थ्योरी अब पढ़ना, एक बार पढ़ लो थ्योरी, 2 बार पढ़ लो, 2 के बाद थ्योरी कभी मत पढ़ो। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की। यूट्यूब से करो, और यूट्यूब से ना करें। यूट्यूब से मतलब कि आपने 2.5 मिनट का वीडियो इन टीचर का देख लिया, मिनट का टीचर का देख लिया, रख दिया। किताब से लगाओ, किताब से क्वेश्चन मैं भी लगवाऊंगा आपका, परंतु अभी आप फिलहाल अपनी तरफ से पूरी तैयारी, जोरों शोरों से आपकी तैयारी चलनी होनी चाहिए। ये मौका है, ये कुंभ है, ये बार बार नहीं आएगा। कल हमने बेटा धातु अधातुओं के बीच पूरी जानकारी देख ली थी, तत्व कंपाउंड के बीच पूरी जानकारी देख ली थी। देखी थी या नहीं देखी थी? हमने पूरी तरह से कंपाउंड पूरी तरह से पढ़ लिया। और आप धातु अधातु के क्वेश्चन लगाओ बेटा, पढ़ा तो दिए, अब धातु धातु क्या लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगेंगे बेटा। थोड़ा सा केमिस्ट्री में थोड़ा सा आप मजबूत करते चलेंगे, केमिस्ट्री थोड़ा बेटा प्राण ले लेती, प्राण प्राण ले लेती है। आज हम टॉपिक का नाम है एसिड और बेस, आम्ल क्षार, या बसम भी कहते क्षार। आज टॉपिक का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, आम्ल क्षार लवण, आम्ल क्षार लवण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी मिल जाएगी पीपीटी, ठीक है, मिल जाएगी आपको इंग्लिश मीडियम। परंतु आपको पता है मेरे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले समान है, दोनों को लगभग लगभग बोलता ही रहता हूँ इंग्लिश में। अब नए समझ में आते तो बच्चा कमेंट क्यों नहीं करते हो? मेरी क्लास में तो आपको टोटल समझ में आएगा। पीपीटी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इशू हो रहा है थोड़ा सा बनाने में। जो भैया है हमारे, वो आपको बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, ठीक है, तो काम ज्यादा हो जाता है उनके पास। आज हम अम्ल, एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का सबसे अच्छा प्रश्न है, और क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सरल क्वेश्चन आएगा। जब आता है तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या है। हम बात करेंगे सबसे पहले एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है। कल एलिमेंट पढ़ा था, कल एलिमेंट के बारे में जाना था कि एलिमेंट क्या होते हैं। कल ही हम कंपाउंड के बारे में जाना था, मेटल के बारे में जाना, नॉन मेटल के बारे में जाना था, और सबसे पहले मिक्स धातु के बारे में जाना था, उपधातुओं के बारे में बताया था। आप पढ़ रहे होंगे, आशा करता हूं, तो वो चीज आपको याद होती रहेगी बेटा। अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है? सबसे प्रमुख बात करें, अम्ल वे यौगिक होते हैं या वे पदार्थ होते हैं। अब सबसे मुख्य चीज क्या है सर? अम्ल पदार्थ भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें, जैसे आपको बता दें HCl, क्या है बच्चा? HCl, ये बताओ ये कंपाउंड है या एलिमेंट है? ये कंपाउंड है। ये बच्चों क्या है? कंपाउंड।
तो जो अम्ल जो होते हैं, एसिड होते हैं, वो हमेशा कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? कंपाउंड होंगे, यौगिक होते हैं। अब बात करें इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देखो थोड़ा सा। क्या प्रॉपर्टी है? इस स्वाद में होते हैं, खट्टे होते, बेटर होते, कड़वे, कड़वे को खट्टे बेटर। ये स्वाद जब इन अम्लों का खाओगे ना, तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल हमेशा स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होते हैं। ठीक है। अब इनका जो नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं? लाल। पहले तो आपको समझना पड़ेगा अम्ल क्या होते हैं। पहले तो मोस्टली आपको समझना पड़ेगा कि अम्ल क्या होते हैं। बच्चों में अम्ल बात करता हूं, ये बताओ, अम्ल जो होते हैं ना, वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। क्या उनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। अम्ल जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। ठीक है। कैसे पहचानेंगे सर अम्ल है या ये क्षार है? सीखेंगे थोड़ा थोड़ा सीखो बेटा। अगर हमको एसिड को पहचानना है तो मैंने बताया एसिड जो होगा उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। बच्चों सभी लोग जुड़ गए क्या? अगर सभी बच्चे जुड़ गए हैं तो सही बच्चे जुड़ो। सर हर टॉप पीपीटी भेज देना सर, हर टॉपिक की। बिल्कुल चतुरपाल, क्या नाम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पीपीटी भेज दी जाएगी। कल आपको मिली नहीं है पीपीटी, मैं सर से बोल दूंगा तो पीपीटी आपको भेज देंगे। ठीक है बेटा। बच्चों आपको पीपीटी नहीं मिली है ना कल की? केमिस्ट्री की पहली पीपीटी नहीं मिली है, वो आज भेज दिया जाएगी। कल आपको सर की कुछ कंप्यूटर में, लैपटॉप में कुछ फॉल्ट हो गया था, इसकी वजह से आपको पीपीटी नहीं मिल पाई है, परंतु हर चैप्टर की क्या मिलेगी? पीपीटी। इस चैप्टर की भी क्या भेज दूंगा बेटा? पीपीटी भेज देंगे। बिना टेंशन के पढ़ते रहो, जगते रहो। अगर हम एसिड की बात करें, एसिड क्या होता है? तो एसिड होता है, एसिड में क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कि सर ये अम्ल है या क्षार है? तो सबसे ही बताओ, हमने बताओ H2SO4, अगर HCl, हमको पहचानना है सर ये अम्ल है या क्षार है, या हमको पहचानना है सर अम्ल है या क्षार है? हमको पहचानना ही तो बच्चा सर कि हमको अम्ल पहचाने या क्षार पहचाने, हमको पहचानना है। समझ रहे हो? अब कैसे पहचाने सर? तो मैंने बोला जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक आयन मुक्त करता है। देखो उसमें कौन पाया जा रहा है बेटा? हाइड्रोजन पाया जा रहा है। इसमें कौन पाया जा रहा है? हाइड्रोजन। इसमें जो क्या पाया जा रहा है बेटा? हाइड्रोजन। क्या बच्चा इसमें हाइड्रोजन पाया जा रहा है? आप कहोगे सर इसमें भी तो हाइड्रोजन पाया जा रहा है, ये हाइड्रोजन पाया जा रहा है। बच्चा हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्साइड। ये कौन है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सर इसके ये जो फॉर्म होती है, ये कौन है? हाइड्रोक्साइड। क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड। जब आपको बता दूं यहां पर OH है क्या? यहां पर कोई OH है क्या? यहां पर OH है क्या? बचाओ बच्चों, अगर बच्चों सीख रहे हो, यहां पर कोई OH है क्या? यहां पर केवल कौन है? हाइड्रोजन है। यहां पर कौन है बेटा? हाइड्रोजन है। जब अम्ल हाइड्रोजन आयन को मुक्त करे, अम्ल क्या करता है? हाइड्रोजन को क्या करता है? मुक्त करता है। अगर क्षार होगा तो इसमें कौन होगा? हाइड्रोक्साइड आयन होगा। चलो बात करें और दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। आपको दिखा देता हूं बेटा, इधर देखो HBr कौन है बेटा? HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। क्या इसमें कौन है बच्चा? ओनली कौन है? हाइड्रोजन है। OH है क्या? हाइड्रोक्साइड है क्या? तो आप क्या होगे सर इसमें तो H है, हाइड्रोजन है, परंतु इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है। कोई बताएगा बच्चा? देखो इधर, इधर देखो H3PO4 नाइट्रोजन फॉस्फोरिक अम्ल। ये बताओ इसमें सर ऐसा कोई सीक्वेंस है क्या? O पहला लगाओ, H पहला लगाओ, कुछ है क्या सीक्वेंस इस वाले में? सर आप कहो O तो है सर, तो O तो होएगा, परंतु H के साथ लगाए क्या? हाइड्रोक्साइड तो तभी बोला जाएगा OH होगा। तो बेटा अगर ये वाली फॉर्म फुल आ गई, OH आ गया, तो ये कहलाता है क्षार। अब खाली H आ जाए ना तो वो कहलाता है अम्ल कहलाता है। बात समझ में आई बच्चा? देखेंगे और देखो इधर और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, और एग्जांपल दिखा देता हूं जिससे आप देखना बेटा। अब आपको देखना, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मिक अम्ल। सर यहां पर OH आ गया, कौन आ गया? OH। ये भी सीख लो, पूरा लेके चलूंगा पूरा।
पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखना यहाँ पर देखो NaOH, तो यहाँ पर कौन है बेटा, OH। यहाँ पर देख रहा को आ रहा है, कौन आ रहा है बच्चा, OH आ रहा है। जब भी OH आए, जब भी OH आता है, सी को थोड़ा सा प्यार से पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जितना भी पढ़ा दूंगा रटा दूंगा आपको। अगर OH है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, एल्कलाइन या बेस कहलाएगा। आवाज आने लगी बच्चों, हाँ आवाज आ रही होगी बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं बोला, हम बोलते हैं, थोड़ा सा प्यार से सीखेंगे, अगर कोई चीज एसिड है, हमको पहचान कर रही है कि एसिड में जो होता है वो हाइड्रोजन आयन होते हैं। एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। इतनी बात सीखेंगे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन होते हैं। सर आप कैसे पहचानो कि हाइड्रोजन आयन है, तो बताओ, HCl, HCl में देखो यहाँ पर कौन है, H है, यहाँ पर कौन है, H। अगर मैं यहाँ से बोलूं H2SO4 की बात करूं तो बेटा यहाँ पर कौन है, H है। जब H निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। बच्चों हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो वो चीज क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, एसिड कहलाती है। अगर यही चीज को मैं दोबारा से दोहरा दूं, दोबारा से, सर बेस किसे कहेंगे, सर बेस किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे। मैं दोनों लैंग्वेज में बताते चल रहा हूं, बेस किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे। सर जिसमें कौन हो, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो। क्या हो बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। जब हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्षार। सर हम पहचान कर रखेंगे हाइड्रोक्साइड, देखो बच्चों NaOH, क्या बताओ, जब इसको तोड़ोगे बच्चा, जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Na अलग हो जाएगा बच्चा, और OH क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब OH अलग हो गया तो इसमें जो OH मिल रहा है तो वो कौन सा होता है, क्षार होता है। जब इसको तोड़ोगे HCl को, तो H अलग मिल गया बच्चा हमको, और Cl क्या हो गया, अलग मिल गया। तो जब हमको H मिल जाता है तो कौन मिल जाता है, एसिड कहलाता है। जब हमको OH मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, क्षार कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि सर हमको कैसे पहचानेंगे, तो हमने बताया हाइड्रोक्साइड आएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्षार, और जब हाइड्रोजन आएगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाए, एसिड कहलाता है। क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई कि एसिड और बेस क्यों कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर थोड़ा पीएच स्केल से भी देख लेंगे, पीएच स्केल से, पीएच स्केल से कैसे देखेंगे बच्चे, तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं, पहला पहचान हमने हाइड्रोजन से पहले पहचान की, हमने पहले पहचान किससे की, अम्ल की, हाइड्रोजन से। बच्चों हमने अगर किसी को पहचान करनी थी तो पहले पहचान कर चुकी, अगर वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, पहली पहचान कर ली थी। अगर हम दूसरी पहचान करें कि दूसरी, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी पहचान करने वाले हैं, दूसरी पहचान सर आपने बता दी, अगर अम्ल होगा तो स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। क्या होगा, खट्टा। तीसरी पहचान भी सुन लो, मैं आपसे तीसरी पहचान बता देता हूं, इनका जो पीएच मान होगा, पावर ऑफ वैल्यू जो होगी, वो 7 से क्या होगी, कम होगी। 7 से जो कम होगी वो चीज क्या कहलाती है, पीएच मान कहलाती है। क्या कहलाती है, पीएच मान कहलाती है। जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है, लार का ही बता दो, लार का पीएच मान 6.5 या 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.5 या 6.8 होता है, तो 7 से क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। जब 7 से कम हो रहा है तो वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। समझ रहा है, हमारे जठर रस का पीएच मान भी होता है बेटा, अम्लीय होता है। तो तीसरी पहचान कैसे हमने बताई, सर तीसरी पहचान, इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चौथी पहचान बात करते हैं, एक लिटमस पेपर लाते हैं, क्या लाते हैं, पेपर लाते हैं, पतला सा होता है, पतला सा मार्केट में मिल जाता है, उसको डुबा दो, पता लगाना है। अगर उसको डुबा देते हैं, उस विलयन में क्या कर दो, आप उसको डुबा दो, अगर उसका कलर नीले लिटमस पेपर को लाल में करते हैं, क्या लाना है, लाल,
हमको लिटमस पेपर लाए, तो लिटमस पेपर क्या हो, नीला लिटमस किस पेपर किस में बदल जाए, लाल में। अगर लिटमस पेपर सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लिटमस पेपर लाए, अगर नीला लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाए, लाल में चेंज हो जाए, तो समझ लेना वो कौन होगा, अम्ल होगा। अम्ल की चार बातें तो बताइए मैंने, चार बातों पर खेल खेला है। पहला कैसा सर, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, मुक्त करेगा। थोड़ा सा सुस्ती मत रखो, सुस्ती रखोगे तुमसे पहले कोई ना कोई पटवारी ले जाएगा। ये कुंभ है ना बच्चा, ये कुंभ किसी, कहते ना, ये कुंभ किसी किसी के पाप धोगा। पाप का मतलब है ये किसी किसी को ही मिलेगी पटवारी नौकरी। अगर 12-14 लाख जो फॉर्म भरे हैं, इतनी तो सीट ही नहीं है, समझ रहे हो, 9,500 की समथिंग सीट है, तो सबको थोड़ी मिल जाएगी। जो इस कुंभ के लायक होगा, जिसने मेहनत की होगी ना, वो इस पटवारी के लायक बन जाएगा। अन्यथा तो सब डुबकी लगा रहे हैं, परंतु इस कुंभ में किसी के पाप नहीं धुलने वाले, ये मेरी बात आपको हासिल मान। पाप धुलेगा उसी का जो रात के 3 बजे तक अपनी मुंडी को किताब में दबा के रखा है। पाप उसी के धुबेंगे, पटवारी उसी को मिलेगी जो बस पूरे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा है, उसके पाप नहीं धुबेंगे। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पाप नहीं धुलेंगे, बस वो लेक्चर को देखकर सो जाता है। हमारे लेक्चर को पढ़ाया, सो रहा है। बेटा नींद को त्यागना पड़ेगा। सफल व्यक्ति होता है, सफल व्यक्ति को हमको सुनो तो सुनते कहां है। सफल व्यक्ति क्या कहता है, मैं अगर मेरे अंदर इतनी क्षमता होती तो मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ। सफल व्यक्ति हमेशा 8 घंटे करता है। जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता है ना, तब तक वो आंखें झपकाता नहीं है सफल व्यक्ति। हम सफल व्यक्ति नहीं है, हम सोते जाता है, थोड़ा सा खाना खा लिया, नींद आ गया, सो गए। सर ने पढ़ा दिया, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, सो गए। समझ रहे हो। और बेटा कुंभ तो है, आपको थोड़ी मिलेगा। हाँ आपको मिल सकती है, आपकी जुगाड़ हो तो, आपका पैसा हो तो, लिंक हो तो मिल जाएगी। बेटा आप कह दो सर मेरे चाचा तो विधायक है, सब काम करवा देंगे। हाँ जिसके चाचा विधायक नहीं है वो कैसे लेगा, समझ रहे हो, कैसे लेगा वो। तो बच्चों आप लोग ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। मैं ईमानदारी से पढ़ाने आया हूं, आप लोग ईमानदारी से पढ़ो। मैंने यहीं से तो बोला सर, अगर हम अम्ल की पहचान करनी है तो 4 तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास में कोई सॉल्यूशन रखा है, क्या रखा है, सॉल्यूशन या विलयन रखा है। मेरे इस गिलास में क्या रखा है, सॉल्यूशन या विलयन रखा है। अगर मुझे चेक करना है कि ये एसिड है या ये बेस है, मुझे चेक करना है कि अम्ल है या क्षार है, ठीक है भैया। पानी की बोतल दो, हम थोड़ा अपने एक्टिव पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन आया, ये मेरे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे इसको चेक करना है, क्या करना है, चेक। सर ये चेक करूंगा तो दो ही तरह के होंगे, कि ये अम्ल हो सकता है या वो क्षार होगा। तो चेक करने के लिए मैं कुछ ना कुछ यूज तो करूंगा, कुछ ना कुछ तो क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो 4 तरीके से मैंने चेक किया इसको। कितने तरीके से किया, 4। पहला तरीका वो था कि सर इस सॉल्यूशन से क्या निकल रहे थे, हाइड्रोजन। जब ये सॉल्यूशन हाइड्रोजन को मुक्त करे तो समझ लेना ये कौन होगा, एसिड होगा। दूसरा मैंने तरीका अपनाया था कि सर ये स्वाद में कैसे हो, खट्टे। इसको पीने पर बेटा मुझे खट्टा महसूस हो तो समझ लेना ये कैसा होगा बेटा, एसिड फॉर्म होगा। तीसरा पॉइंट मैंने यहां से बताया कि इनका जो पीएच वैल्यू, अब मैं पीएच स्केल ले आया, क्या लेके आया, पीएच स्केल लाया, और पीएच स्केल को मैंने इस पानी में डुबा दिया, ठीक है। और डुबा दिया तो पता चला इसका जो मान जो था ना, वो 7 से क्या आ रहा था, कम आ रहा था। 7 से क्या आ रहा, कम। अगर पीएच वैल्यू का मान 7 से कम आ रहा है तो समझ लेना ये कैसा, अम्लीय होता है। और चौथा पॉइंट, मैं मार्केट चला गया, मुझे तसल्ली नहीं हुई ये अम्ल है या क्षार, तो मार्केट से मैं लिटमस पेपर ले आया और मैंने उसको उसमें डाल दिया, तो पता चला लाल लिटमस पेपर नीले से कैसा हो गया, लाल हो गया। अगर नीले से लाल हो रहा है लिटमस पेपर तो समझना वो चीज है, ये बोतल भरी चीज क्या है, अम्ल है, एसिड है।
क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बात करेंगे, वही बताया बेटा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। सक्रिय धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, अभी तो बताया, धातुओं से क्रिया करके करता है बेटा। और धातु कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस के बनाते हैं। मेरी बात समझ में आया बच्चा? अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के कैसे सुचालक होते हैं, जो बेटा आपको बता दें, जो H2SO4, हमारी जो बैटरियां जो होती है, बैटरी घर में जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें पानी डालते, एक एसिड डालते, H2SO4 डालते, पानी डालते, चेंज करते बेटा पानी। तो बेटा क्या होता है, वो विद्युत का क्या होता है, कंडक्टर होता है। जो प्रबल जो अम्ल होते हैं, प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, एसिड। जैसे H2SO4 को, H2SO4 का उपयोग बैटरियों में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक सल्फर डाई ऑक्साइड का उपयोग बैटरी में करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रबल अम्ल होते हैं, वो क्या होते हैं, विद्युत की कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं। उसमें करंट की धारा प्रभावित होती है। बैटरी में देखते हो, बैटरी में सल्फर डाइऑक्साइड डलता है, वो भी करंट पे प्रभाव डालता है, सुचालक होता है। ठीक है बच्चों, ये भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। अब थोड़ा सा लवण वाली चीज देख लेते हैं, चलो इधर देखो क्या बोला है सर, लास्ट वाला पॉइंट है, हर बिंदु को समझो भैया, हर बिंदु बोला है, अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार, देखेंगे एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। यही तो पॉइंट लिखा था लास्ट वाला, या सॉल्ट बनाते हैं ये बच्चों। ठीक है बच्चों, जब अम्ल की क्रिया किससे हो, जब एसिड की क्रिया बच्चों किससे हो, बेस से हो, तो बेटा कौन सा क्या बनाता है, लवण, सॉल्ट बनता है। देखो बताओ, HCl, बताओ HCl कौन है, अम्ल है। पहचान कैसे सर, इसमें H आ रहा है। अब सर, अब ये कौन है बच्चों, NaOH, ये कौन है, क्षार है, क्योंकि इसमें कौन आ रहा है, OH हाइड्रोक्साइड आ रहा है। इसमें कौन आ रहा है, O। जब अम्ल ने क्रिया किससे की, क्षार से क्रिया, तो क्या बनेगा बताओ बच्चों, तो बताओ NaCl प्लस H2O, बना या नहीं बना, देखो यहां से Na आ गया, यहां से क्या है, Cl, NaCl। देखो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, दो है, दो हाइड्रोजन, तो H2 कितने हो गए, H कितना हो गया, दो। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, एक, तो ऑक्सीजन कितना, एक। तो बताओ नमक बन गया, क्या बन गया, नमक। और नमक क्या होता है, सॉल्ट। नमक क्या होता है, सॉल्ट। यही तो बता रहा हूं मैं आपको, यही तो बता रहा था। अब तो आपके दिमाग में आया होगा कि जब एसिड टू रिएक्ट ऑफ द बेस एंड प्रोड्यूस ऑफ द सॉल्ट, है, आया, समझ में आया। सही बच्चों का अगर समझ में आया हो, हर बिंदु को समझा रहा हूं, हर बिंदु को। क्यों, क्योंकि आप साइंस के ज्ञाता बनने वाले हो। ठीक है, ये समझ में क्लियर हुआ बच्चों? अगर बच्चों क्लियर हुआ तो ओके तो लिख दो, ये तो कर दो, शिवरात्रि, आज शिवरात्रि, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना सभी को। आप कर दो ओके तो लिख दो, अगर समझ में आया है नहीं, चलेंगे। चलेंगे। ओके, जय महाकाल, जय शिव तिवारी, बिल्कुल। ये छतरपुर MP कौन है भैया, जय श्री राम। जी सर आ गया, ओके, शिव तिवारी, बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बच्चे जुड़ जाए, सभी बच्चे। ठीक है, तो हमने एसिड और बेस को दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो हमने तय कर लिया कि हमको कैसे पता चलेगा एसिड और बेस। बहुत बढ़िया, आनंद मंगल सब बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अम्ल के दो प्रकार होते हैं।
हर चीज को सीखेंगे। अम्ल के दो प्रकार होते हैं। अम्ल दो प्रकार का होता है। देन एसिड फ्रॉम द टू टाइप्स। कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का। सर पहला कौन सा होता है? ऑक्सी एसिड। दूसरा कौन सा? हाइड्रा एसिड। पहला ऑक्सी एसिड, फिर दूसरा कौन सा? हाइड्रो ऑक्साइड। प्यार से बताऊंगा। बात करेंगे जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो और जिन अम्लों में केवल क्या हो? हाइड्रोजन हो। चलो बच्चों आओ। ऑक्सी एसिड को हमने कितने भागों में बांटा बच्चों? दो भागों में बांटा। पूरी रामायण नहीं पढ़नी आपको, पीपीटी में तो पूरी रामायण लिखी है, पर हमको क्या समझ में आना चाहिए कि हाइड्रा एसिड क्या होता है, ऑक्सी एसिड क्या होता है, समझ में तो आना चाहिए बच्चों। तो हमने एसिड को टाइप्स ऑफ द टू भागों में बांटा, डिवीजन इनटू टू पार्ट। तो पैसा कौन सा बेटा? ऑक्सी एसिड। पहला कौन सा बच्चों? ऑक्सी एसिड, ऑक्सी ऑक्सीड एसिड, ऑक्सी अम्ल। बेटा फिर कौन सा है? हाइड्रा, हाइड्रा अम्ल। अब इसको समझने में बहुत मजा आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा बच्चों। बहुत सिंपल सी चीज में लैंग्वेज पढ़ा देता हूं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के सारे आ खा गा सब याद हो जाएंगे आपको। जिसमें हाइड्रोजन के साथ कौन हो? ऑक्सीजन हो। जैसा ऑक्सी अम्ल किसे कहेंगे? हाइड्रोजन के साथ कौन हो? ऑक्सीजन हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? चलो एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा एग्जांपल से भी समझ लेंगे, ठीक है। देखिए H2SO4 हो गया और हमारा HCl हो, H3PO4 हो गया, ठीक है। देखिए H2SO4 इसको भी ले लेता हूं यहीं से एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल लेना। हाइड्रा HCl का एक ही है, ठीक। HCl H3PO4, ठीक है बच्चा। मैं क्या कह रहा हूं? ऑक्सी अम्ल क्या होता है? ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ कौन हो? ऑक्सीजन जुड़ा हो। ऐसा यौगिक, ऐसा कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन के साथ, जिसमें बच्चों हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हो? ऑक्सीजन। देखो जाते हो, देखो सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये कौन है? ऑक्सीजन। एक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है और क्या है? ऑक्सीजन भी आ रही है। हाइड्रोजन भी है और कौन है? ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो अम्ल कौन सा कहलाएगा? ऑक्सी अम्ल। अब बताओ सर इसमें हाइड्रोजन आ रही है, आप चिल्ला के कहोगे सर हाइड्रोजन आ रही है और सर कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। तो सर ये भी कौन सा अम्ल कहलाएगा बेटा? ऑक्सी। पेपर में पूछ लिया जाए तो, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा दिए गए वाक्य में ऑक्सी अम्ल है, या दिए गए वाक्य में हाइड्रा अम्ल है, या दिए गए वाक्य में प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या होता है? ऑक्सी अम्ल क्या होता है? हाइड्रा अम्ल क्या होता है? अगर मैं हाइड्रा अम्ल की बात करूं तो हाइड्रा अम्ल में केवल कौन होगा? H होगा। हाइड्रा अम्ल में केवल H होगा, O नहीं होगा। ये होगा बेटा ओनली ये, परंतु ये नहीं होगा। देखो HCl है, पता तो चलेगा कि अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ रहा है। अगर OH आया तो लास्ट में OH लिखा है तो ये क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। परंतु बच्चों देखना H आ रहा है H, परंतु इसके साथ O आ रहा है क्या? H के साथ O आ रहा है क्या? अगर मेरे बच्चों सुन नहीं रहे आप लोग, अगर OH साथ साथ है ना, ऐसे लिखा है OH, तो ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अब देखना आप कहोगे, इसमें कहोगे सर इसमें H भी आ रहा है O भी आ रहा है, तो ये क्षार है क्या? आप कहोगे सर इसमें भी H आ रहा है इसमें O आ रहा है, आपने अभी बताया OH आएगा वो क्षार, परंतु OH साथ साथ आए, इस क्रम में आए, O पहले आप H बाद में आए, तब क्या कहलाएगा? क्षार कहलाता है। ये तो अम्ल है, कौन सा अम्ल है? ऑक्सी अम्ल। अब देखना इसमें सर O है H है, इसमें ओनली क्या बच्चा? H है, तो H है O नहीं है, तो ये कौन सा है? हाइड्रा अम्ल होता है। ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन की भूमिका होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रा अम्ल कहते हैं। और ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, या ऑक्सीजन से भी क्या करते हैं? जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल। चलेंगे इतना समझ में बेटा? हाइड्रा अम्ल क्या होता है, ऑक्सी अम्ल क्या होता है बच्चों? तो बेटा देखेंगे जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन
दोनों उपस्थित होता है। लो बता दिया, दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। देखो बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। देखो सर H और O आ रहा है, परंतु OH आ जाता, ये क्रम आ जाए, ये क्रम, तो ये क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ऐसे बेटा फास्फोरिक अम्ल को देख लो बेटा, H आ रहा है सर और साथ में कौन आ रहा है, P आ रहा है, O आ रहा है। सर देखना H तो आ रहा है और O भी आ रहा है, तो नाइट्रिक अम्ल बेटा अगर फॉर्मूला दे के पूछा जाए, ऐसे इस प्रकार फॉर्मूला दे के पूछ लिया कि बताओ कौन सा अम्ल है, फॉर्मूला देकर पूछ लिया आपसे, पूछा कि दिए गए वाक्य में कौन सा अम्ल है, ऑप्शन दे दिया, सरल अम्ल, क्रिस्टलीय अम्ल, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रा अम्ल, तो आप कौन सा लगाओगे, इसको ऑक्सी अम्ल लगाओगे, क्योंकि H के साथ कौन है, O है। अब यहीं पर देखेंगे हाइड्रा अम्ल क्या है, जिन अम्लों में केवल कौन पाया जाए, जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाया जाए, हाइड्रोजन पाया जाए वो अम्ल क्या कहलाते हैं, हाइड्रा अम्ल कहलाते। ठीक है, ये अम्लों में ऑक्सीजन नहीं होता, अम्लों में क्या नहीं होता, जैसे आपको बताएं बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक, बताओ वो है क्या, इस पर वो है क्या, हाइड्रो HCl देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और बेटा HBr वो है क्या, इसमें नहीं है, तो कौन सा हो गया, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल, देखो HCl, तो HCl का नाम क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगर पूछा जाए कि HBr का नाम क्या है, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल होता है, तो हाइड्रोसायनिक का HCl होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई सर, कि सर ऑक्सी अम्ल क्या होता है और हाइड्रा अम्ल क्या होता है, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड आपके यहाँ पर आ गया होगा, समझा सकते हैं बेटा। चैप्टर खत्म होने का फिर आपको लिस्ट बताऊंगा और लिस्ट के माध्यम से भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अब अम्लों के कुछ उपयोग है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाए, अम्लों की क्या बच्चों उपयोगिताएं, अम्लों के कुछ उपयोगिताएं। पहले ये बताओ सब बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो ओके क्यों नहीं लिखते, मुझे पता तो चले जिन बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा। आप फालतू के कहने का अर्थ है कि आप पता तो चले हमें, हम आपको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, अगर दे पा नहीं रहे तो और बिल्कुल आने वाली प्रजापति आ गई, आवाज आ गई, ठीक है, आवाज आ गई, आवाज आ गई, आवाज आवाज, शिव तिवारी, शिव तिवारी, शिवा गई गई नहीं, आ गई होगी, अब तो आ गई होगी आवाज, आ गई ना, आ गई, बिल्कुल आ गई अब तो, ठीक है। हाँ ओके ओके, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, चलेंगे। अब अम्लों से संबंधित कुछ बात है जो पेपर में पूछी जाती है, अब पेपर में पूछी जाएंगी तो आपको पेपर में करना भी पड़ेगा, ठीक है। पहला अम्ल कौन सा है, H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल औद्योगिक रूप से काम में आने वाला रसायनों में महत्वपूर्ण है। H2SO4 का उपयोग रसायनों में करते हैं, किसमें करते हैं बेटा, चलो बेटा हम याद करा देते हैं, इसका उपयोग किसमें करते हैं, औद्योगिक रूप से रसायनों में करते हैं। और पढ़ते आगे, इसे रसायनों का सम्राट भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं अम्लों का राजा, इसको क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। H2SO4 को सभी अम्लों का क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। किसी देश की समृद्धि अंदाजा उसमें होने वाली सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से लगाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन करने में, लेड स्टोरन बनाने, बैटरियां बनाने में किया जाता है। तो मेरी बात आपको पहले सुन लो बच्चों, मेरी बात सीखो, आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। H2SO4 है ना, इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, औद्योग मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने, उन क्षेत्रों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रसायन के रूप में करते हैं, केमिकल के रूप में करते हैं। अगर इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में, इसलिए इसे अम्लों का राजा कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि अम्लराज, या अम्लराज भी सुना होगा तुमने, अम्लराज किसे कहा जाता है, तो अम्लराज या अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है, क्योंकि
इसका उपयोग आजकल विस्फोटक पदार्थ बम बनाने में किया जाता है। जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उनका उपयोग उसमें किया जा रहा है H2SO4 का। सर, पेट्रोलियम को शोधन में, आपको पता है पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ है। पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ है। पेट्रोलियम से डीजल बनता है, पेट्रोल बनती है, केरोसिन बनती है, मोम वगैरह बनती है। तो पेट्रोलियम को शोधन में, अर्थात उसको, उससे क्या निकालना होता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह निकालना होता है। तो H2SO4 का प्रयोग किसमें करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में। और बेटा लेड स्टोरेज बैटरी में, जो हमारे घर में बैटरियां जो आती हैं, हमारे घर में बैटरियां, जो इन्वर्टर की बैटरी आती हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का पानी डाला जाता है, क्योंकि वो सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। मेरी बात इतनी तक आ गई बेटा। पहली बात मैं आपको बताऊं, H2SO4 का रसायनों में करते अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुका। कोई बच्चा बता सकता है कि HCl, कोई भी बच्चा बता दो, मेरा दिल प्रसन्न हो जाएगा, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहां से निकलता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहां से निकलता है, इतना बता दो। जिन बच्चों को समझ में आता है बताओ कमेंट में जल्दी से। HCl एंजाइम कहां से निकलता है, आप बताओ। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप भी बताओ। डाइजेशन सिस्टम में, पाचन तंत्र में भली भांति पढ़ाया था बच्चों। आपने पढ़ा है तो आप भी कमेंट करके बता दो। जठर रस, जठर रस, जठर रस, बिल्कुल बिल्कुल, जठर रस, जठर रस अग्नाशय से निकलता है या पैंक्रियास से, इतना बता दो बस। हाँ हाँ, जठर रस, जठर ग्रंथि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छतरपुर साहब, छतरपुर MP, छतरपुर MP। आमाशय, बिल्कुल आमाशय से निकलता है, स्टमक से, ठीक है। आप पढ़ नहीं रहे हो। जठर रस के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी थी आपको पहले। आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे पटवारी लोगे बेटा, समझ रहे हो। पटवारी का पेपर आप तो दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूं। सब बच्चों हकीकत तो सुन लो, किसी को हकीकत क्या पता। सब टीचर, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, जितने भी इंदौर की बड़ी संस्थाएं, जहां तक कि कौटिल हो गया, महात्मा, सारे के सारे टीचर मेरे सर्कल में, सारे के सारे टीचर पटवारी दे, सब टीचर, सभी टीचरों ने पटवारी का फॉर्म भरा है। और सभी टीचर GS के महारथी हैं। उनका एक बार मैथ कमजोर होगा, मेरे अंडर में जो भी टीचर है, मैं जिनके संपर्क में हूं, वो तो कोचिंग भी चल रही है, वो कोचिंग भी ले रहे हैं ऑनलाइन, वो तो मैनेजमेंट की ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं। तो आप लोगों का कंपटीशन स्टूडेंट है ही नहीं। पूरे MP में कितने सारे टीचर हैं जो अपने आप में महारथी हैं, सभी टीचर फॉर्म भर के बैठे हैं। पढ़ाई करो, पूरे मन से पढ़ाई करो। आप उन टीचर को बीट कब कर पाओगे, जब उनसे ज्यादा, क्योंकि उनका मैथ खराब होगा। GS वाले का क्या खराब होगा, मैथ खराब होगा। इंग्लिश है, मैनेजमेंट खराब होगा, क्योंकि मैनेजमेंट भी नहीं पढ़ते PSC वाले बंदे। तो कहने का अर्थ है कंपटीशन भाई आप स्टॉप कर सकते हो। मैथ वगैरह को, हिंदी वगैरह को आप क्या कर दोगे, अपने मजबूत कर लोगे, साइंस को मजबूत कर लोगे, ठीक है। हमने ये भी बताया था HCl जो एंजाइम होता है हमारे स्टमक में निकलता है और किल द बैक्टीरिया, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता था HCl। तो HCl बेटा हाइड्रा एसिड है, या जल में अत्यंत विलय हो जाता है। इसके जलीय विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। बेटा इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में करते हैं, दवाइयां बनाने में, अम्लराज, ग्लूकोज आदि चीज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता चल गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हमको पता चल गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल कब कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कब कहेंगे। नाइट्रिक अम्ल की बात करें, यहां एक प्रबल अम्ल है। कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है जो सोना एवं प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से क्रिया कर लेता है।
ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक अम्ल, जो सोने से, किससे, सोना धातु और प्लेटिनियम धातु, सोना धातु और प्लेटिनियम धातु से क्रिया नहीं करता। सोना से क्रिया नहीं करेगा, ना ही प्लेटिनम से क्रिया करेगा। बाकी सब धातु, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, इन सब से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है सोने से कभी क्रिया नहीं करता, ना ही प्लेटिनियम धातु से क्रिया करता, नहीं करता। बाकी सब धातु से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। और क्या करता है, क्रिया कर लेता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, फर्टिलाइजर बोलते, खेतों में उर्वरक डालते, खाद डालते, रंग रंग इत्र औषधि बनाने में किया जाता है बेटा। इसका उपयोग कलर बनाने में, फूड कलर वगैरह आते हैं, क्या आते हैं, फूड कलर आते हैं बेटा। इत्र मतलब सेंट होता है, डालते हो, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे डालते जाते हो, ऐसे डालते हो, ऐसे डालते हो, ऐसे डालते हो, डाल के जाते हो। क्यों डालते हो, नहाते नहीं हो, 3-3 दिन पीछे नहा रहे हो बेटा, और 3-3 दिन पीछे नहाओगे तो बदबू तो आएगी, और बदबू आएगी तो क्या लगाओगे बच्चा, सेंट लगाओगे। तो इत्र बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बम, विस्फोटक पदार्थ, गन मेटल, बम बनाने के लिए विस्फोटक पदार्थ, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। बेटा कुछ याद रखो या ना रखो, टीएनटी को याद कर लो, ट्राई नाइट्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रिक एसिड होता है। और इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, टीएनटी एक विस्फोटक पदार्थ, जैसे आरडीएक्स है ना, आरडीएक्स, टीएनटी, टीएनबी, आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है, उसी तरह टीएनटी भी एक विस्फोटक पदार्थ है। टीएनटी को कौन बनाता है, मैं पूछूं टीएनटी में कौन सा एसिड होता है, तो आप दिमाग लगा दोगे सर इसमें तो नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अम्लराज किसे कहते हैं, अम्ल HNO3 और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिलाने पर अम्ल बनता है। देखो HNO3 और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर अम्लराज बनता है। अम्लराज मुख्यतः क्लोरीन की उपस्थिति के कारण प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो सोने को, अम्लराज आपको पता है H2SO4 होता है, कौन होता है, H2SO4। अब यहां पर देखना, यहां पर देखो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपको सर इसमें थोड़ा सा कोई ना कोई मिस्टेक है, HCl को मिलाने पर अम्लराज बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थोड़ा सा अभी रुकेंगे बेटा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर दूं तो पूरा, क्लोरीन की उपस्थिति का प्रबल ऑक्सीकरण कारण हो जाता है। ठीक है, H2SO4। ठीक, अभी थोड़ा सा मैं बाद में समझाऊंगा उसको, थोड़ा सा रुक रहा हूँ उस टॉपिक के, इसलिए भाग को थोड़ा सा रुक के चलो। पर अभी आप एक क्या पॉइंट याद रखना, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लगी, ऊपर नीचे हो चुका है थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछूं अम्लराज कौन है, तो आप क्या बताओगे, H2SO4। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल की बात करें, सर 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 इसमें OH आ रहा है, सर OH आ रहा है, OH आ रहा है सर, ये क्या है, क्षार होना चाहिए, परंतु ये अपवाद है। फॉर्मिक अम्ल जो है ना, वो हमारे चींटियों में निकलता है, चींटियां देखिए, मधुमक्खियों में निकलता है फॉर्मिक अम्ल। जब ये प्लांट में या एनिमल में पाया जाता है तो इसका सूत्र ये होता है CHOOH। सर फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, थोड़ा बताओगे इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, सबसे मुख्य चीज है, मधुमक्खियों में, चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आपने देखा है, एक शक्कर का दाना यहाँ पर रखा है, एक चींटी आई, और कुछ मिनट बाद देखोगे वो हजारों चींटियां आ जाएंगी, आ जाता है। एक शक्कर के दाने के पास पहले चींटी कौन आई, एक आई, तो उसने क्या कर दिया, उसके साथ कौन आई, लाइन लगाकर कौन आ रही है, चींटी आ रही है। क्यों, पहले शक्कर का टुकड़ा मिला था एक चींटी को, उसने फोन लगा दिया, आया भोजन मिल गया, ऐसा तो नहीं। उस चींटी ने अपने शरीर से
अब एसिड निकाला, अपने शरीर से क्या निकाला, एसिड निकाला, वो एसिड को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। और बाकी सभी चींटियां उस सुगंध के कारण, उस एसिड के कारण उसी रास्ते पर आ रही है। अब हमको पता है कभी भी चींटियां अपना रास्ता नहीं बदलती, जिस रास्ते पर सभी जा रहे उसी रास्ते पर जाते, क्यों, उस सुगंध के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण। जहां जहां एसिटिक अम्ल की खुशबू आ रही है, उधर सुगंध आ रही है, वही वही ये चलता रहता है। तो चींटियों में, मधुमक्खियों में फॉर्मिक अम्ल निकलता है। ठीक है बच्चा, यहाँ लाल चींटी हो गया, मधुमक्खी, बेटा बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक। सर्वप्रथम यह लाल चींटी को जल के साथ स्वेद करके बनाया जाता है, और मार्केट में बनाना है, मार्केट में तो ये चींटी से ही प्राप्त किया जाता है। चींटी की क्रिया लाल वगैरह से कराई जाती है। लाल चींटी बेटा जब खा जाती है तो बहुत तगड़ी जलन होती है। क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल की जो कहते हैं ना, जलन पैदा करता है। ये क्या पैदा करता है, जलन पैदा करता है। तो यही है बेटा, चींटियां में फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, थोड़ा देख लो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात भली बात ही समझ में आ रही है तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, आते थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहो जिससे मुझे पता चलता रहेगा सर आया या नहीं है। जल्दी से कमेंट करते रहो, 2 बार 3 बार देखता रहता हूँ आपके कमेंटों को। चलो बच्चों, आवाज आ गई क्या? सर क्या क्या आवाज सभी को आ रही है? आवाज चली गई सर, आवाज नहीं लगी क्या आवाज? मेरी क्लास में होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करो सभी बच्चों। चलेंगे, स्टार्ट करते, आवाज आने लगी सभी को, ओके लिखो। ठीक है, शिवा आ गया, बिल्कुल शिवा जी, तिवारी जी। देखेंगे तो आपने फोटोग्राफी फिल्म देखी, मैंने फोटोग्राफी, फोटोग्राफी आपने नहीं देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी, हमने देखी। फोटोग्राफी फिल्म और रेयॉन और अचार, इनमें कौन होता है? आप फोटोग्राफी फिल्म की बात, पहले फिल्म खिंचवाते थे, शायद तुमने नहीं देखी, मैंने देखी। पहले नेगेटिव आती थी, नेगेटिव आती थी। पहले वाला कैमरा चलता था, रील वाला, रील वाला कैमरा था। फोटो खींच लेते थे, फिर जो फिल्म आती थी उसको धुलाते थे। ब्लैक कलर की ऐसी आती थी, आपके घर में पूर्वज या अपने मम्मी पापा की आपको मिल जाएगी, घर में ढूंढोगे तो। वो फिल्म जो कैमरे के खींचने के बाद जो फिल्म जो होती थी, उसको धोते थे। उसको किसमें धोते थे, एसिटिक एसिड में। जैसे उसको धो देते थे बेटा, फिर आपका फोटो साफ होने लगता था, स्पष्ट होने लगता था। तो बेटा फोटोग्राफी फिल्म में कौन होता है, एसिटिक अम्ल। रेयन देगा, सुनो, रेयन, रेयन धागा, रेशम का धागा। रेयन एक प्रकार का धागा है, उनको भी मजबूत बनाने के लिए इसी अम्ल से होकर गुजारना पड़ता है। और अचार तो आपने सुना होगा, मम्मी जब अचार डालती है तो आपको पता है कि खट्टा सा कुछ मिलाती मम्मी। रेडीमेड अचार होते ना, अपने घर में अचार होते उनमें नहीं डलता, मुझे पता है। गांव दराजों में ये नहीं डलता, अचार में एसिड नहीं मिलता। मेरे घर पर भी नहीं डलता, आपके घर में। परंतु जो मोल के मार्केट के अचार आते हैं वो खट्टे ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा जीभ से लगा, वो खट्टे बहुत हो रहे हैं। इतना तो नींबू का भी अचार खट्टा नहीं उतना, ये मार्केट के अचार खट्टे होते हैं, क्योंकि उसमें भर भर के डाला जाता है एसिटिक। तो ये अचार में भी डाला जाता है पदार्थों के परीक्षण करने में, कि पदार्थ का परीक्षण नकली है असली है, इनका परीक्षण करने में भी किसका प्रयोग किया था, एसिटिक। बिल्कुल बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल की बारे में बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल की क्या बात है? ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलेट के रूप में या प्राप्त पौधे की कोशिका में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में पोटेशियम लवण के रूप में प्राय वनस्पति में पाया जाता है, या कैल्शियम, हाँ आ गया, गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट के एकत्र होने के कारण पथरी की बीमारी पैदा हो जाती है। क्या मैंने किडनी आपको पढ़ाई थी, गुर्दा?
सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पौधों में पाया जाता है, पौधों की कोशिका में। ये प्लांट में पाया जाता है बच्चों, ये पौधों की कोशिका में पाया जाता है, पौधों की प्लांट में पाया जाता है। जो हमारे शरीर में क्या कैल्शियम, गुर्दे में कैल्शियम ऑक्जेलेट, बेटा किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये लिखा है यहाँ पर। अगर शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाए, केमिकल है कैल्शियम ऑक्जेलेट, अगर बढ़ जाए ना तो पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है, पथरी। और पथरी का बेटा ऑपरेशन से निकलती है। इतनी सी पथरी हो जाए ना किसी को, इतनी सी पथरी, बड़ा पैर होता है, पथरी का दर्द सहन नहीं हो पाता किसी से, समझ रहे हो। और आजकल तो आपने सुना होगा कि एक पथरी की गायब होने का कारण क्या है। एक मैं कल वीडियो देख रहा था, एक आदमी था, पता नहीं कौन था, वो पेट में हाथ लगा रहा था, पेट में हाथ लगा रहा था, और पेट से ही क्या निकाल रहा है, पथरी निकाल रहा है। आपने भी वीडियो देखी होगी शायद। कैसा अद्भुत इंसान है, बस पेट से कर रहा है, पथरी ला रहा है, ऐसे कर रहा है, पेट को ऐसे कर रहा है, और ऐसे पकड़ कर लो पथरी, सीधे प्लेट में पथरी गिरा रहा है। ऐसा पता नहीं होता या नहीं है। पथरी एक और कहते हैं, बियर पीने से, दारू पीने से, शराब पीने से, बियर कहते हैं, बियर पीने से पथरी चली जाती है। ये इसका तो डॉक्टर भी कहता है, ये तो डॉक्टर भी कहता है इसका तो। एक बार हमारे हो गई थी इसलिए हमें पता है, परंतु डॉक्टर भी इसको कहते हैं बियर का सेवन कर, उसमें क्या स्टार्च वगैरह, माल्ट वगैरह होता है, वो हमारे जो कैल्शियम ऑक्जेलेट को गला देता है। जैसे ही अंदर जाता है वो केमिकल हमारे बियर वाला, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या करता है, गला देता है। ठीक है। पथरी की बीमारी पैदा हो जाती है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में, इसका मूत्र में भी पाया जाता है। ठीक है। और ध्यान रखना, कपड़ों के धब्बे पर स्याही का धब्बा मिटाने के लिए ऑक्जेलेट का उपयोग किया जाता है। मान के चले अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है, अब कैसा आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया है। एक समय ऐसा भी था जो आप ब्लैक बोर्ड में पढ़े थे कोई बेटा, स्कूल में तो पढ़े होंगे, चौक से लिखा जाता था, और ऊधम करते थे, वही चौक आपके सर में पड़ता था। फिर उसके बाद कोचिंग लगाई आपने 10th 11th में, फिर 11th 10th में आपने कोचिंग लगाई, तो आपका मार्सा पेन लेके आया था, मार्कर, मार्कर इंक वाला मार्कर लेके आते थे। अगर इंक गिर गई शर्ट पे, मान को बच्चों आपके शरीर पर क्या गिर गई, इंक गिर गई, और व्हाइट शर्ट पहनी है, तो इंक के स्याही को धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में, मोस्टली बेटा आंवला, आंवला जो होता है, आंवला, आंवले में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थ होंगे ना बेटा, मोस्टली खट्टे पदार्थ, आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इन सब में बेटा साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे पदार्थ को प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तो मोस्टली बच्चों यहीं से डायरेक्ट पूछ लिया गया तो कि साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में। पेपर में पूछा गया ऑक्जेलिक अम्ल से क्या निकाला जाता है, कपड़ों के धब्बे निकाले जाते हैं। पूछा जाए एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है, फलों के रस में। पेपर में तो डायरेक्ट यहीं से पेपर में क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, आया समझ बच्चों, आया या नहीं आया। अगर आपको आया है ओके लिख दो, ओके ओके ओके, आ गया। एस्कर्बिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और पहले लैक्टिक अम्ल को समझते हैं, पहले टार्टरिक अम्ल को समझ लेते हैं। ये इमली में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, इमली कैसी होती है, खट्टी होती है, खट्टी। आप सब आपने तो बोला खट्टी चीज में साइट्रिक अम्ल होता है, परंतु बेटा मैं तो स्पेशल कह रहा हूं, इमली में कौन सा होगा, टार्टरिक अम्ल। टाटरी सुनी, टाटरी। जो लोग पुराने हैं, गांव से है या उस क्षेत्र से बिलोंग करते, लोकल क्षेत्र से, जैसे मैं करता हूं, उनको पता टाटरी कितनी खतरनाक खट्टी होती। जब टिक्की वाला आदमी, टिक्की जो खाते हो, टिक्की गोलगप्पे, वो एक ड्रम बनाने में इतनी सी टाटरी डाल देता है। इतनी सी टाटरी डालने पर, इतनी सी डालता हो, इतनी सी बहुत से हो, इतनी सी टाटरी डाल देता है, और पूरा पानी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो हमने बताया टाटरी भी खट्टी होती है। ये टाटरी किस में पाई जाती है, इमली में पाई जाती है।
यह मुख्य रूप से अंगूर में पाई जाती है और इमली फलों में पाई जाती है। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, याद रख लो बेटा, क्या बनाने किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में, भोजन में स्वाद सुगंध बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग शराब उद्योग में भी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने आपको बताई सर, इमली में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर वाला, ठीक है, बेकिंग पाउडर जैसे बता दें आपको, पेस्ट्री वगैरह बनती है, पेस्ट्री खाइए, पेस्ट्री वगैरह बनती है उसमें किया जाता है, ठीक है। शराब बनाने जो में इसका प्रयोग किया जाता है। मेरी बात आपको ध्यान पूर्वक समझ में आई होगी। अम्ल समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत अम्ल में? अगर बच्चों अम्ल समझ में आ गया है, ओके लिख दो, मैं जब ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बड़े आसान से मैंने अम्ल बता दिए। अम्ल की पहचान कैसे की जाती है? अम्ल बताओ, अम्ल OH होते हैं या H होते हैं खाली? अम्ल हमेशा H होते हैं, हाइड्रोक्सी। क्षार को समझने से पहले आप मुझे अम्ल के बारे में थोड़ा सा बता चलो, ठीक है। अम्ल जो होते हैं ना, कौन से आयन प्रकट करते हैं? हाइड्रोजन आयन। ये बताओ, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते? रेड कर देते। बताओ, ये भी बताओ कि पीएच मान कैसा होता है अम्लों का? 7 से कम होता है। सारी चीज मैंने आपको बता दी बेटा। ऑक्सी अम्ल क्या होता है, हाइड्रा अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल वगैरह, सारी चीज समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करने वाले, बेस चालू करने से पहले आप मुझे, ठीक है बच्चों, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई अम्लों की? बड़े आसानी से सीख लिया हमने अम्ल और क्षार, बड़े प्यार से सीखा अम्ल और क्षार। अगर मेरी आवाज आई तो आपने, आज कुछ लड़कियां आज जुड़ी नहीं है हमारे, आज तो उनका नवरात्रि चल रहा है बेटा, आज भंडारा चल रहा है, हर जगह भंडारा खाने जाओ, ठीक है। और आप तो, कुछ लोग तो भंडारा खाते खाते वीडियो देख रहे हैं, एक हाथ से भंडारा एक हाथ से वीडियो। हाँ, यही होता है, यही हो रहा है। तो बात करते हैं हम भस्म और क्षार की, ठीक है। बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, मैं पहली बात बता चुका हूं, पहली भी बता चुका, अभी बता देता हूं। पहचान बता रहा हूं, पहचान कैसे करेंगे क्षार की, पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान नंबर 1 क्या होगा, ये क्या मुक्त करेंगे बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। अगर मुझे चेक करना है अगर वो क्षार है या हाइड्रोक्साइड आयन, किसकी बात करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। पहचान कर रहा हूं बेटा, पहचान क्या कर रहा हूं? पहचान। अगर मुझे क्षार की क्या करनी है? पहचान करनी है। मेरे पास ये क्षार है, क्या है? क्षार है। मुझे पहचान करनी है ये अम्ल है या क्षार है। तो मैं क्या करूंगा? पहचान के लिए मुझे कोई ना कोई पढ़ा लिखा कुछ चीज तो चाहिए। तो मैंने पहचान करी, मैंने इस पे क्रिया कराई, इस पानी पे क्रिया कराई, तो देखा गया ये क्या मुक्त कर रहा है? OH आयन। जब हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करे तो समझ लेना वो कौन होगा? क्षार होगा, बेस होगा। दूसरी बात करें बच्चों, दूसरी बात करें बच्चों, तो दूसरी बात यहां पर कर देते हैं। क्या बात करेंगे सर? दूसरी बात करें कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और बेटा स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होते हैं। इनका जो पीएच वैल्यू जो होगा, पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और सबसे तीसरी बात आपको बता दूं, 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? नीला। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते बच्चों? लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक, एसिड के अपोजिट है बेस। एसिड क्या करता था वो बता चुका, हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता था। वो स्वाद में खट्टा होता था एसिड, उसका पीएच मान 7 से कम होता एसिड। लाल, नीले लिटमस को क्या कर देता? लाल कर देता। देन उसके विपरीत अपोजिट, देन उसके विपरीत या उसके अपोजिट होता है
हमारा क्षार या बेस होता है। समझ में आ रहा है बच्चा? बड़े आराम से पढ़ाओ चिल होकर, क्योंकि आप तक मेरी आवाज और मेरी बात है पहुंचनी चाहिए। सर पहली पहचान तो है कि क्षार जो होगा, बेस जो होगा, वो हाइड्रो ऑक्साइड निकालेगा। क्या निकालेगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करेगा। सर जो बेस होगा वो स्वाद में क्या होगा? कड़वा होगा। सर पीएच मान 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। पीएच वैल्यू पूछा जाए तो पीएच वैल्यू हमेशा 7 से क्या मिलेगी? इन लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा बच्चा मेरा? नीला कर देगा। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। क्या कर देगा? नीला कर देगा। चलो इतना देख लिया, वो ही लिखा है। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? तीखा। या स्वाद में कैसे होगा? कड़वा। या छूने पर साबुन जैसा चिकना हो जाता है। साबुन जैसा क्या हो जाता है? चिकना। या अम्लों से प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है, वही बताइए। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है बच्चा? नीला। या ऑरेंज को पीला कर देता है। प्रबल क्षारक विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। बस। अब यहां पर ये क्वेश्चन आया कि जो अम्ल वाला तो मैं अभी बता चुका हूं, बताया नहीं बताया? कैसे बताया सर? और सुन लो एक बार अच्छे से, पूरे मन से, शिद्दत से, प्यार से सुन लो। जय श्री राम सुन लो। मेरे पास क्या है? सर मेरे पास एसिड है और मेरे पास क्या है? बेस है। बनेगा कौन? सॉल्ट। बनेगा कौन? सॉल्ट। अभी एग्जांपल दिया है, एक बार और दे देता हूं। HCl कौन है? एसिड है। जबकि बेस कितना है? NaOH क्या है? बेस। तो बनेगा कौन? बनेगा NaCl प्लस क्या बनेगा? H2O। तो बता, नमक भी क्या है? लवण। और पानी भी क्या है? लवण। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है या क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो सॉल्ट बनाती है, या लवण बनाएगी या पानी बनाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? बसम मतलब क्या होता है? इसको बसम इसलिए बोलते सॉल्ट, इसी का नाम है सॉल्ट या बेस, सॉरी, इसी को बेस कहते हैं। ये जल में घुलनशील के आधार पर भस्म दो प्रकार के होते हैं। एक पॉइंट और आपको मिल गया। ये जो बेस होते हैं, ये क्षार जो होते हैं ना, क्षार, क्षार जो होते हैं जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्षार इज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। किसमें होते हैं? घुलनशील होते हैं। क्षार जो होते हैं जल में क्या होते हैं बच्चों? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है। अगर क्षार जल में घुलनशील होते हैं, उनके आधार पर इसके दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में, टू टाइप्स में बांटा गया। कौन कौन से भाग है वो भी देख लो। भस्म जल में विलीन होते हैं, क्षार एल्कलाइन कहलाते हैं। बेटा क्षार को भी एल्कलाइन कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बेस कह लो या एल्कलाइन कह लो, एक ही मतलब है। ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम की यहां पर गलत है। ठीक है। सवा क्षारक लेते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। इसका कारण यह कि सभी भस्म जल में विलीन नहीं होते। देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब सुन लो। इसका मतलब क्या है? वे भस्म जो जल में विलीन होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये जो क्षार जो होगा ना, क्षार या बस बेस होगा, वो क्या होगा? जल में घुलनशील होगा, विलेय होगा, सॉल्यूशन होगा। क्षार जो होगा वो मोस्टली जल में क्या होगा? घुलनशील। जैसे आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या है? जल में घुलनशील है। परंतु भस्म चीरक लेते लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। सभी भस्म, ध्यान रखना, सभी भस्म क्षार नहीं होते। इसका कारण है कि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते। सभी भस्म, अगर ऐसी भस्म जो क्षार कह लो, कंफ्यूज मत होना, हिंदी प्रॉपर हिंदी डाल दिए इसमें, एनसीईआरटी भस्म वगैरह। तो तुम तो एक ही बात याद रख लो, अधिकांश जो बेस होती है, एक अधिकांश जो बेस होते हैं वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। वो जल में क्या होंगे? घुलनशील होते हैं। बस इतनी बात है, इतनी बात।
इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई भी दिक्कत हो तो बता दो बच्चों, और पूरे मन से इसको पढ़ने वालों। कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत? ठीक है। अम्ल, जल में विलय, आप विलय बस, जल में आप विलय क्या बेस, ऐसे विलय, क्या कहने वाले हैं? ऐसे ऐसे क्षार जो जल में घुलनशील नहीं होते। बेटा सीखने की कोशिश करना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वही बता रहा हूं। ऐसे भस्म या ऐसे क्षार या ऐसे बेस जो जल में घुलनशील नहीं होते। कौन कौन से? ये भस्म अम्लों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल तो बनाते हैं बल्कि, लेकिन क्षारों के साथ गुण और प्रदर्शित नहीं करते। जैसे आपको बता दें, जो कौन से, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये महत्वपूर्ण। ठीक है, अब बात जो कर रहा हूं उस बात पे आ जाओ। पहली बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH लिखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका, इसे दाहक सोडा, दाहक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा कहते हैं। दाहक सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा कहते हैं। महत्वपूर्ण क्षार और ज्वलनशील पदार्थ है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षार है। बंटी मैं बता रहा हूं, त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं, अतः इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कागज बनाने में, रेशम बनाने में और पेट्रोल को शुद्धिकरण में किया जाता है। मैं आपको सिखा देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है? दाहक सोडा कहते हैं, दाहक सोडा। अत्यंत मजबूत है बेटा। क्या ये अत्यंत मजबूत? क्योंकि बेटा आपको बता दें, सबसे पहले ये अगर त्वचा पे पड़ जाए ना, त्वचा पर ये सोडा आपके पास दाग हुआ तो आपके फफूले पड़ जाएंगे। फफूले मतलब मोटे मोटे से, आपने देखा होगा जल जाते हैं फलक, फफूले हिंदी भाषा उसे फलक कहते हैं, फलक पड़ जाएंगे। और बेटा इसका उपयोग कागज इंडस्ट्री में किया जाता है, जहां कागज बनता है बांस से, घास से कागज बनता है ना, पेड़ से कागज बनता है, बांस जो होता है बांस से कागज बनता है। तो जैसे हमने कागज इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है NaOH का, और रेशम इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो पेट्रोलियम को शुद्धिकरण। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण का मतलब है कि सर शुद्ध कर रहा है, पेट्रोल डीजल अलग कर रहा है, पेट्रोल डीजल अलग कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? बस इसको एक बार रीडिंग मानना, एक बार रीडिंग, क्योंकि थोड़ा समझाना भी जरूरी है और आपको पढ़ना भी जरूरी बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग प्लास्टर बनाने में, प्लास्टर बनाते हो, पुट्टी, पुट्टी करते हो बेटा, पुट्टी घर में पुट्टी करते हो, पुट्टी पुट्टी पुट्टी। तो प्लास्टर बनाने में, घर में प्लास्टर बनाने में, पुट्टी पुट्टी करने में, दीवारों की रंगाई करने में, किसका उपयोग करने में? दीवारों की रंगाई करने में, कठोर जल के मृदुकरण में। अब आपको बताओ सर, कठोर जल क्या होता है? समुद्र का जल पी सकते हो क्या? ऐसा जल, तो देखो सीखो, कठोर जल चैप्टर पूरा का पूरा, कठोर जल मृत्यु जल। ये बताओ, समुद्र के जल में नहाना तुम और साबुन ले जाना, झाग नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। जो व्यक्ति गया होगा वो साबुन ले आना, कपड़े धोना, समुद्र के जल से क्या धोना? साबुन से कपड़े धोना, तो देखना झाग नहीं आएगा, तो वो कठोर जल होता है। और हमारे कुएं वगैरह का, नदियों के जहां पर चले जाना और नहाना और तुरंत कर लोगे, शैम्पू लगा लोगे, वो कर लोगे, वहां झाग आ जाएगा, वो होता है मृदु जल। तो कठोर जल क्या होता है? समुद्र का, और नदियों का मीठा जल होता है, मृदु जल होता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्लास्टर बनाने में, दीवारों की रंगाई करने में, और कठोर जल को किसमें बदलने में? मीठा जल, मृदु जल बनाने में, और मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए। एसिड फॉर्म में होती मिट्टी, मिट्टी दोनों रूप में होती है, क्षारीय भी होती है और एसिड भी होती है। तो अम्लीय मिट्टी हो जाती है, अम्लीय अम्लीय। आपको होता है अम्लीय मिट्टी कब होती है पता है आपको? कभी जब हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा हो जाए ना, अगर किसी मिट्टी में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो चुकी है तो मिट्टी कौन होगी? अम्लीय होगी। अब उसको क्या करना है? कम करना है। और कम करना है तो क्या मिला दो बेटा?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल लो तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अम्लीय से कम हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या, MgO है, सब में हुआ चार हजार का। इसका उपयोग पेट की अम्लता, आ गया, पेट की अम्लता, क्या बता, आपको बता था, पेट में एक ग्रंथि पाई जाती है, पेट में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे HCl निकलता है। HCl जो होता है ना, HCl अम्ल है, HCl क्या है, और ये पेट को नुकसान पहुंचाता है, पेट को क्या, स्टमक को नुकसान पहुंचाता है। अम्ल हमेशा पेट को, अम्ल जो होंगे ना वो नुकसान पहुंचाते हैं। पर मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम पढ़ाया तो आप, आवाज गई सर, देख लिए, नहीं आ रही आवाज, बेटा आवाज आने लगी अब, आप सभी को आवाज आने लगी होगी बच्चों, अब तो आने लगी होगी बेटा, इतना भी भाव मत खाओ, आने लगी बेटा, थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, टेक्निकल इश्यू है, कोई जानबूझकर नहीं करता आवाज का, आने लगे सिवा, हाँ तो बेटा टेक्निकल इश्यू है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, इसके लिए आवाज चली जाती है, इस पे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, थोड़ा सा आने लगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यार ध्यान रखा करो, चली जाती है आवाज। देखो मैं हाथ में लेकर चल रहा हूँ माइक फाइक, देखो अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, सारी चीज तो लेके चल रहा हूं बच्चा, फिर भी आवाज चली जाती है, टेक्निकल इशू है। ऑफलाइन में बैठो तो मेरी आवाज तो बाहर तक आती, बाहर तक, ठीक है, 2 मिनटों को लगाने दो माइक को, ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट देख लिया कर, ओके ओके ओके, अमर सिंह कमेंट देख लिया करूंगा आपके, बिल्कुल बिल्कुल देखने ही आया हूं कमेंट, ठीक है, अब आवाज आने लगी, आप देखो भैया कुछ नहीं कर सकते अमर सिंह, चलो बच्चों आवाज आ गई, जय हिंद, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आने लगी आवाज, मैं खुद परेशान हूं, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम, क्या हो रही, चलो बच्चों आवाज आने लगी, जय हिंद बोल दो, जय हिंद बोल दो जल्दी से। अब आते हैं लवड़, किसकी बात करने वाले बेटा, लवड़ की बात करते हैं। लवड़ कैसे बनते, कोई बता सकता है, लवड़ कैसे बनते हैं, सॉल्ट कैसे बनते हैं, बेसिक और एसिड। बच्चों जिन लोगों को पता है कि जो लवण कैसे बनते हैं, तो मैं तो आपको बता चुका, मैं आपको बता चुका, जब बेस प्लस एसिड बराबर सॉल्ट, अर्थात लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण। मैंने भी बता चुका है, एक बार बता देता हूं, 2 बार बता देता हूं, 4 बार बता देता हूं, 5 बार बता दूंगा। जैसे बेटा HCl क्या है, NaOH क्या है, ये कौन हो गया एसिड, ये कौन हो गया बेस। अब इनको आपस में क्रिया कराओगे तो कौन बनेगा, देखो यहां से Na उठा लिया, यहां से कौन उठा लिया Cl, और क्या बना ला H, H 2H हो गए H2O, तो ये नमक बन गया, क्या बन गया मेरे बच्चों, नमक बन गया। बात समझ में आई, तो जब नमक होता है वो भी लिखा है देखो, HCl प्लस NaCl बन गया, साथ में क्या बनेगा, जल बन गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्रिया करी तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बना, लवण बना, इसी को कहते हैं लवण। कुछ महत्वपूर्ण लवण है बेटा, और उनके उपयोग याद करते चलेंगे, ठीक है, याद करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लवण और उनके उपयोग। पहले सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को पढ़ें, ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज है बच्चा, पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, चिल्ला के बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांच बनाने में, सुहागा बनाने में किसका लवण का उपयोग किया जाता है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। मैं चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चा पेपर आपको देना है, केमिस्ट्री का गलत ना करें,
ना करें। पहला होता है सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, सफेद आकृष्टि चूर्ण होता है। सफेद आकृष्टि होता है, क्रिस्टलीन नहीं होता। अब मैं बात करूं जो चीजों पे इसे किसका उपयोग करते हैं, कांच बनाने में करते हैं। जिन बातों पर ध्यान रखना वो याद कर लेना बस। कांच बनाने में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में। सुहागा, सुहागा बोरेक्स होता है। जो सिंदूर होता है, सिंदूर, महिला सिंदूर लगाती है, सिंदूर लगाती है, दो चुटकी सिंदूर भर तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। जो सिंदूर लगाती महिला उसी को सुहागिया बोरेक्स कहते हैं। और आर्द्र वायु में रखने पर हाइड्रा में बदल जाता है। इन्हें शुष्क आर्द्र मतलब थोड़ी सी नमी वाली वायु में रख दोगे, किस में बदल जाएगा, हाइड्रा में। परंतु दो ऑब्जेक्ट है आपके लिए, कांच बनाने में, सुहागा बनाने में किसका उपयोग किया था, सोडियम कार्बोनेट का। इन दोनों ऑब्जेक्टों को कम से कम याद कर लेना आप लोग घर पे। सोडियम बाई का खाना, ये बताओ खाना, बाई बाई बाई, सोडियम बाई, खाना कौन बनाती, बाई, घर में काम करने आती बाई। तो बेकिंग मतलब खाना बनाने वाला सोडा। छोले भटूरे खाते हो, भल्ले टिक्की खाते हो, उसमें व्हाइट कलर का डलता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई लग गया, बाई मतलब खाना, खाना बेकिंग। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाई। खाने वाला सोडा बनाने के लिए सोडियम बाई का उपयोग करते हैं। अब देखो, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कौन होता है, सोडियम बाई। तो याद रखना बाई मतलब खाना, बाई कौन बनाती, खाना बनाती। अग्निशामक यंत्र, आपने देखा होगा ऐसा अग्निशामक यंत्र होता है लाल कलर का, आग लग जाती है उसमें चेक कर देते, फुसफुस कर देते। तो अग्निशामक यंत्र में भी बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा में भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और आपको कुछ याद नहीं करना, बस आपको उपयोग याद करने हैं कि अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मेरी इतनी बात आप तक पहुंची है। आवाज तो आप सभी को आ रही है ना बच्चा। अब हम पूरा देखते हुए चल रहे हैं आवाज को, ठीक है। तो हमने बता दिया, थोड़ा सा बता दिया, ओके। सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, घर में खाते हो नमक, टाटा का आता है, निरमा का आता है, और हमारे गांव में तो बेटा देसी आता है। देसी का मतलब खड़ा लाते फिर पीस देते हैं। 5 रुपए का तीन कुछ आता है कुछ, अब पता नहीं, अब तो शायद सभी लोग पिसा लाते हैं। पहले तो क्या होता, खड़ा नमक आता, उसका टेस्ट ही अलग होता था। जब उसके खड़े नमक पीस कर जब डालते ना, सब्जी का स्वाद ही चेंज हो जाता। खड़े नमक का, खड़ा नमक और टाटा का नमक मिक्स होता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। साधारण नमक जो घर में यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। या मुख्यतः समुद्री जल के बाष्पीकरण से बनाया। जो नमक होता है वो कहां से प्राप्त होता है, समुद्र से। समुद्र में पानी को लाते, समुद्र में पानी से लाया जाता है, पानी का फिर क्या कर देता है, बाष्पीकरण करता है, इबुलेशन कर देता है। फिर पानी निकल जाता है, तली में कुछ रह जाता है, तली में जो पदार्थ रह जाता है उसी को नमक कहते हैं। नमक कहते हैं क्योंकि समुद्र का पानी क्या है, समुद्र में नमक नहीं है, समुद्र का पानी खारा है। उस खारा को बाष्पीकरण कर देते हैं, तो जो खारा जो एलिमेंट है वो जम जाता है, कहां की वो निकल जाती है, बाहर। इतनी बात क्लियर। अचार मांस वगैरह इस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, ओके। पोटास, एलम या पिटकरी सुनिए बेटा, पिटकरी का सूत्र याद कर लेना, पिटवरी का सूत्र ही पूछा जाएगा ज्यादा। दुनिया में कोई चीज करो या ना करो, पिटकरी का सूत्र याद कर लेना बेटा। हर पेपर रिपीट होता है पिटकरी का सूत्र। एक बोरेक्स निकल गया है पीछे, सुहागा, उसका भी सूत्र याद करके जाना आप, उसका भी आप सूत्र याद करके जाना। मैं आ रहा हूं, चला गई है आगे, अब आ गई बेटा सबके पास।
वो सुहागा, सुहागा भी बेटा आपको सूत्र याद करके जाना है। क्या जाना है? सूत्र। फिटकरी का सूत्र कितना लंबा चौड़ा है? K2SO4 ए एल्यूमिनियम Al2 गिव आउट SO4 का थ्राइस 24 हाइड्रोजन के अणु निकलते हैं। इतना बड़ा है इसका फिटकरी का सूत्र, इतना बड़ा है बेटा। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्या होता है? मैंने कई बताया था, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है जिसकी संरचना होती है। अक्रिस्टलीय क्या होता है? कांच हो गया, कांच को पटक दो फूट जाएगा। ग्रेफाइट, हीरा कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है जिसकी संरचना होती है। तो बेटा ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में घुल जाता है अम्लीय विलयन देने का कारण। रक्त का थक्का जो बनाने कार्य करता है। देख, रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है क्या नहीं? कपड़ों की रंगाई में किसका क्या कार्य करता है? ये बताओ बच्चों। जब सेविंग करते हम सेविंग तो कट लग जाता है, तो वो क्या कर देता है? इसे पटरी को घिस देता है। जब रंगों की कलाई, कपड़ों की रंगाई करते हैं तो कपड़ों की रंगाई में क्या करें? फिटकरी डाल दो जिसके कारण वो कलर। आप इन लोगों के सूत्र याद करते हुए जाएंगे, ठीक है? अम्ल तथा क्षारों की व्याख्या करने के लिए 3 अवधारणा दी गई है। कितनी अवधारणा दी गई है? 3 अवधारणा दी है। सर्वप्रथम अम्ल और क्षार को हाइड्रोजन आयन के आधार पर। पहली अवधारणा है आहोनियस। कौन सी है? आहोनियस। क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या मुक्त करते हैं? आहोनियस क्या कहते हैं? आहोनियस क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन निकाले। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या निकाले? देखो वही तो पता है। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या निकाले? हाइड्रोजन निकाले। देखो बता चुका हूं शुरुआत में HCl। तो आवर्नियस की क्या अवधारणा की थी? आवर्नियस ने बस एक ही शब्द जोड़ दिया, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन निकाले। बच्चों आवाज वगैरह सब आ रही है? शिवा तिवारी, अमर सिंह, अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों लिख दो हाँ यस या टू ओके लिख दोगे, जिससे मुझे आगे का आइडिया हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? पूरा आगे का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। शिवा तिवारी बिल्कुल, शिवा सर हाँ सर बिल्कुल, अमर सिंह वगैरह, ठीक, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिवा अवन्य साहब ने क्या कहा था? समझ में आ गया? अवन्य साहब ने कुछ अवधारणा दी। अवन्य साहब ने बोल दिया कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं और क्या मुक्त करें? हाइड्रोजन करें। उनकी सिद्धांत है ये, पता है, ये मैं पहले ही बता चुका आपको और शुरुआत से ही बताते हुए आ रहा हूं। शुरुआत से क्या आ रहा हूं? बताते हुए। देखो Cl अलग है, H अलग है। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट लेके जाओ, अम्ल और क्षार का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं आपको। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन को निकालते। अब देखो हाइड्रोक्साइड कौन सा आयन निकालेंगे बेटा? हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड। जब OH आयन निकल जाएगा तो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो आह्वनीय साहब ने बोला था ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन निकाले तो वो क्या कहलाएंगे? एसिड। हाइड्रोक्साइड निकाले तो वो क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। देखो NaOH, Na अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड क्या अलग हो। तो यही तो बताना था मुझे, यही तो बताना था। आह्वनीय साहब ने 2 बातें बोल दी थी। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर हाइड्रोजन निकाले तो अम्ल होते हैं। अब इनकी थ्योरी सुनो। ब्रोस्टेड और लोरी ये क्या कहते हैं? उन्होंने बता दिया, उन्होंने तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की बात बताई। ये क्या कह रहे थे? ब्रोस्टेड और लोरी क्या कह रहे थे? इसे प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोस्टेड एवं लोरी का सिद्धांत को एक नया सिद्धांत है। इसे किसे? प्रोटॉन एक्सचेंज का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोटॉन एक्सचेंज। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन एक्सचेंज का सिद्धांत किसने दिया? ब्रोस्टेड और लोरी ने। इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन देने की
देने को, जबकि क्षार पदार्थ क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। क्या बच्चा बताया नहीं था गरीब वाली कहानी? अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल जो होंगे वो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते होंगे। अगर कोई चीज देते हैं ना बेटा, अगर कोई चीज देंगे ना, देने पर प्लस आवेश चढ़ा लेते हैं। जैसे बनियान है 10,000 रुपए गरीब आदमी को दिए, तो बनियान पैसे देकर अपने ऊपर प्लस आवेश चढ़ा लिया था। अगर कोई व्यक्ति प्रोटॉन देता है, अगर प्रोटॉन देता है तो वो क्या कहलाएगा? अमन होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रोटॉन को लेता है, ग्रहण करता है, प्रोटॉन को लेता है या ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? क्षार। इन्होंने ब्रोस्टेड सामने एक ही बात बोली, ब्रोस्टेड ने कहा अगर कोई व्यक्ति प्रोटॉन देकर प्लस आवेश चढ़ाता है, प्रोटॉन देकर प्लस आवेश चढ़ाता है, तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल, एसिड कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रोटॉन लेता है और माइनस आवेश चढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। देखो बच्चों, HCl, ठीक है, प्रोटॉन दाता है बेटा, देखना H पे कौन सा है? प्लस है, प्लस Cl, तो ये कौन सा होगा? ये प्लस आ रहा है, तो प्लस का मतलब ये कौन कर रहा हो? प्रोटॉन दे रहा होगा ना, दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा? तो आपको पता है ये सर प्रोटॉन दाता है। अब यहां पर देखेंगे, इधर देखो, ठीक है, पूरा पूरा ठीक है, क्लियर हुआ? लुईस क्या कहते हैं? लुईस क्या कहते हैं? पहले हमने ओलियस साहब की पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसने दूसरा लुईस वाला और पढ़ लिया, अब लुईस वाली पढ़ लो। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लॉन्ग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, क्षार कहलाते हैं। लॉन्ग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार अम्ल वे पदार्थ होते हैं रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं। अब ध्यान, उल्टा कर दिया, इसमें क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। इन लोगों ने क्या कर दिया, देखना, इसमें क्या लगा है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उस बारी अभिक्रिया में क्या कहते हैं? प्रोटॉन जो दे रहा है वो क्या है? अम्ल होता है। अब इस वैज्ञानिक क्या क्या किया? अम्ल जो होते हैं ना बेटा, अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करें। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल के। अगर क्षार क्या करता है? क्षार क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस सिद्धांत पर करेगा, ठीक है, देख लेना बस। आप इस परिभाषा को थोड़ी देखते उठते चलेंगे। अब ये बता दो, क्योंकि इन परिभाषा में किसी व्यक्ति को दिक्कत है क्या? इन परिभाषाओं में किसी व्यक्ति को ईमानदारी से दिक्कत है क्या? तो मुझे दिक्कत सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट। चलो बच्चों, अगर इन परिभाषाओं में किसी को दिक्कत है तो मुझे अभी कमेंट कर दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बच्चों। किसी को दिक्कत नहीं है? किसी का कमेंट नहीं आ रहा? सही बच्चों को आवाज आने लगी ना? चलिए, आवाज आ रही। सामान्य लवण क्या होते हैं? अम्लीय लवण क्या होते हैं? लवणों का वर्गीकरण करने वाले बेटा क्या करने वाले? लवणों का वर्गीकरण। सामान्य लवण क्या होते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए ना, तो मिलने से क्या बनेगा? उदासीन बनेगा। तो आपको तो हमेशा पता है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है? उदासीन बने बेस बनाता है। क्या बनाता है? उदासीन ही बनाता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलने के उदासीन बनाता है। इस क्रिया में अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः हस्तांतरण हो जाता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन आयन बताया था, अम्ल हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे? हस्तांतरित हो जाएंगे। बस आपको ये एग्जांपल याद कर लेना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये बेटा सामान्य लवण। पेपर में डायरेक्ट पूछ जाएगा, दिए गए वाक्य में सामान्य लवण कौन से हैं? तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम। अम्लीय लवण कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्लभ कमजोर वाले वीक बेस आपस में क्रिया करते हैं
तो बेटा कौन बनाते हैं? अम्लीय क्षार बनाते हैं। आपको बस इतना याद करना है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल में आपको थ्योरी नहीं पूछेगा, आपकी आएंगे सोडियम क्लोराइड कैसा लवण है, तो आपको बताना पड़ेगा अम्लीय लवण, एसिड सॉल्ट। पेपर में आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण है, तो नॉर्मल। आप इन चीजों को बच्चों याद कर लेना, आज घर पर इन चीजों को पूरा देखने वाले हो, ठीक है। क्षारीय लवण तो दुर्बल, आपको कुछ नहीं करना, दुर्बल लवण आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। आप तो बस एक एक लाइन याद करते चलना कि सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। और मिश्रित लवण क्या कहते हैं, तो व्यंजक चूर्ण याद करना, इसको व्यंजक चूर्ण को कई बार पूछा जा चुका है। ब्लीचिंग पाउडर है, पावर नहीं पाउडर, पीओ पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, चूना। तो आपको बच्चों सोडियम पोटेशियम सल्फेट सबके नाम याद करने चलना है, और इसमें कुछ नहीं बकना आपको। द्विक लवण क्या होता है, द्विक सॉल्ट क्या होता है, द्विक सॉल्ट क्या होता है, तो पहली बात तो एग्जाम्पल द्विक डबल सॉल्ट क्या होते हैं, यदि दो सरल यौगिक इस प्रकार क्रिया करें और नए यौगिक के दोनों अवयवी, कहने का अर्थ है फलाना ढिकाना पूरा भरा है। हमको एक शब्द मिला है फिटकरी, क्या मिला है, फिटकरी मिला है। फिटकरी जो मिला है वो कौन सा लवण है, डबल सॉल्ट लवण। और नहीं करना बच्चा, और नहीं करना, आपको एग्जाम्पल करना है फिटकरी कैसा लवण है, ठीक है। जटिल लवण याद कर लो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है, जटिल लवण, ठीक है। पीएच पैमाना देख लेते बेटा, क्या पढ़ने वाले, पीएच पैमाना। अच्छा लास्ट बताओ, पीएच पैमाना या पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जो होती है वो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। अगर किसी विलयन को हम लोग चेक करना है एसिड है या बेस है, बेस है, तो वो कौन सी स्केल करती है, तो आप क्या बताओगे, पीएच स्केल करती है। मान के चलिए पीएच स्केल है, पीएच स्केल को उस सॉल्यूशन में दबा दो, तो इसमें जो मान पता चल जाएगा। अगर क्षार होगा तो 7 से ज्यादा होगा उसका मान, अगर क्षार नहीं अम्ल होगा तो 7 से कम होगा, अगर 7 होगा तो वो उदासीन है। तो पीएच स्केल आपकी जो है ना वो एसिड और बेस दोनों को नियंत्रित करती है। अगर इस स्केल का जो निर्माण था ना बच्चा, इस स्केल को बनाया किसने था, इस स्केल को बनाया किसना था, सोरेनसन। किसने बनाया था, सोरेनसन ने इस स्केल को बना दिया था, सोरेनसन ने इस स्केल को बना दिया था, ठीक है। पीएच पैमाना कहते हैं वास्तव में या जलीय विलयन की अम्लीय और क्षारक प्रकृति को बनाए रखता है। वो तो मैंने बताया था, ये क्या करता है, एसिड और बेस को कंट्रोल करता है। अगर पीएच मान 0 से, इस स्केल जो होती है ना बेटा, ये स्केल है, पूरी स्केल है, इसमें 7 है, 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं इस स्केल में, 0 से लेकर 14। हमारी भी स्केल आती 15 तक होती, हमारी जो स्केल आती है उसमें मान कितना होता है, 15। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं। अगर 7 तक नीचे जाओगे ये चीज क्या कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। अगर 7 से ऊपर जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, सॉरी हाँ बेस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बेस। अगर ये रहेगी तो इसे क्या कहेंगे, उदासीन। समझ में आया, आया होगा बच्चों समझ में। अगर बोला अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो क्या कहलाती है, अम्लीय कहलाती है, एसिड कहलाती है। और 7 से अधिक होता है तो बेस कहलाती है, और 7 होता है तो क्या कहलाती है, उदासीन कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीन। चलेंगे कृषि में, कृषि में मृदा का पीएच मान ज्ञात करने में बोई जानी फसल मिलाए उर्वरक, देख लेना बस, देख लेना बस, कुछ नहीं कर रहा। पाचन जो पाचन एंजाइम होता है वो अम्लीय होता है बेटा, हमारे पेट का कैसा होता है, अम्लीय होता है, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। पीएच परिवर्तन के दांत 6 दांतों को इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। मुख का पीएच भी याद रख लो बस, मुख का पीएच कितना होता है, 5.5, किसी किताब में 6.5 भी लिखा है, वेल 6.5 भी होता है, ठीक है, देख लेना। अम्लीय वर्षा देख लो, अम्लीय वर्षा,
अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा मंगल ग्रह पे ज्यादा होती है, मंगल ग्रह पे, ठीक है। ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से क्या हो, कम हो। अगर कोई बारिश हो रही है और बारिश हो रही है, उसका पीएच पानी लेकर चेक करें ना, अगर पीएच मान 5 से कम होता है, बारिश के पानी के चेक करें और पीएच मान उसका क्या निकले, 5 से कम निकले, तो पीएच मान कम निकला है तो वो कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। इस प्रकार की वर्षा पौधों जीव जंतुओं की लिए हानिकारक होती है। वर्षा से जल का पीएच मान से होना चाहिए, से कम वर्षा पीएच मान होना चाहिए। बेटा अम्लीय वर्षा क्या होती है? 5.5 से क्या होता है बेटा? 5 पीएच से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। ये हम लोगों के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक क्या होती है? हानिकारक होती है बेटा। बस इतना देख लेना, बस आपको बता दें, जीवाश्म ईंधन पूरा पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। अम्लीय जमाव पौधे वृद्धि के दुर्भाव, और आपसे पूछा जाए अम्लीय वर्षा क्या होता है, पीएच आप यहाँ रखना बस, ठीक है, और सारा चीज आप पढ़ लेना। थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चों हमने आज अम्लीय बारे टॉपिक में थोड़ी सी जानकारी पढ़ी, इस टॉपिक को हमने एंड कर दिया। क्या नया टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी कार्बन वगैरह कोई टॉपिक कल हम नया उठा लेंगे, एक दिन में एक टॉपिक खत्म करा लें, जिससे हमारा जल्दी केमिस्ट्री खत्म हो जाए और जल्दी फिजिक्स पर हम कदम रखेंगे। खत्म किया है अम्ल और क्षार। कल हम नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नाम राम राम। कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। मैं राहुल सिंह आज आपसे अलविदा लेता हूं आज की सीरीज में। तो आज लगातार पढ़ते रहो बच्चों, कल मिलेंगे केमिस्ट्री का नया टॉपिक, नए ऊर्जा के साथ, नई दिशा के साथ। सभी को नमस्कार, थैंक यू।